आप सभी लॉकडाउन में घर पे हैं और मैं ऐसा समझता हूँ कि आप सभी तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि किस तरह से तैयारी करना चाहिए, और इसी को ध्यान में रख के मैं आज आप लोगों के सामने लाइव हुआ हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप टाइप करके हमें भेज सकते हैं कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है, तो उसके बारे में एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हो रहे हैं उसमें बार बार ये लिखा जाता है कि मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है, तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन आपने किया है तो बहुत परफेक्ट टाइम है कि आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से अभी कर सकते हैं। बहुत परफेक्ट टाइम है जिसमें कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़ें, और एनसीईआरटी की बुक्स को भी आप खास तौर से देखेंगे कि हर क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स यूपीएससी के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उससे दूसरे टेक्स्ट बुक भी होते हैं। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो 6 से 12 क्लास की ज्योग्राफी की बुक्स है, ईच एंड एवरी सभी बुक्स जो है टोटल 9 बुक्स है, सभी के सभी ज़रूरी है। सभी में इतने सारे कंटेंट्स दिए गए हैं कि आपके प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए कहीं दूसरी बुक्स आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। लेकिन साथ में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर रिचर्ड की इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स है अगर उसको आप पढ़ते हैं तो आपको अलग से कोई दूसरी बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस आप ज़रूर यूज करें, क्योंकि ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस से आपकी जो समस्या है वो उसका समाधान हो सकता है। और से दुनिया में अलग अलग करने रात महिला की हालत ज्यादा बिगड़ पर सुख की आंख की थोड़ी सी जीवन सीरीज अब टीवी आप लोग एक हाँ, किसी ने क्वेश्चन अभी किया है कि कितने घंटे की पढ़ाई करनी है। तो जहाँ तक पढ़ने का सवाल है तो कोई घंटा में इसको नहीं बांट सकते हैं जितना आप, लेकिन फिर भी एक रूटीन बनाना चाहिए ताकि आप डिसिप्लिन रह सके। और कम से कम जो है 8 से 10 घंटे की पढ़ाई होनी ही चाहिए, क्योंकि 8 से 10 घंटे जब आप पढ़ेंगे तभी जाकर आप अच्छी तैयारी और अच्छे सिचुएशन में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी ने अभी अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि लॉकडाउन में बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है और तैयारी करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो लॉकडाउन तो बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि घर में वो पढ़ाई कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि घर में आपको बहुत ही अभी पीसफुल माहौल मिल रहा है। जहाँ तक आपको टेंशन और आपको फ्रस्ट्रेशन का सवाल है तो आप अगर न्यूज़ चैनल को अधिक से अधिक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर न्यूज़ चैनल को आप नहीं देखेंगे जिसमें कि कोरोना का ही न्यूज़ होता है, तो ऐसे में आप वैसे न्यूज़ को ज़्यादा आप ध्यान देंगे जो न्यूज़ आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी और हर दिन पेशेंट जो है उसकी संख्या बढ़ रही है, डेथ भी बढ़ रहा है, तो उससे एक कहीं ना कहीं आप ये सोचते होंगे कि हमें प्रिकॉशन रखना है, बाहर घूमने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से आपको मैं यूट्यूब माध्यम से आप लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो उस तरह से आप भी चाहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे व्हाट्सएप पे एक साथ 8 लोग जुड़ सकते हैं तो अपनी तैयारी पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो एक तैयारी का अच्छा माध्यम है, आईटी का यूज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी करिए तो भी एक अच्छा एक ऑप्शन होगा। हाँ, ये अच्छा रूटीन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रूटीन के लिए मैं कहूँगा कि देखिए, आप समय को 3 भाग में डिवाइड करिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। मॉर्निंग को 12 बजे तक के मॉर्निंग में आप कोशिश यह करें कि जीएस का जो पेपर्स है उसको देखना चाहिए। खास तौर से आपके लिए जो टफ पेपर है, जो आपके लिए सपोज डेट आप इकोनॉमिक्स समझने में दिक्कत होती है, तो मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा समय होता है जिसमें कि आप पढ़ सकते हैं। अगर हम पूरे पीरियड को, पूरे दिन को 3 भाग में डिवाइड करते हैं तो आप एक जो पोर्शन का जीएस, जो सेकेंड पोर्शन है 12 से लेकर 5 बजे तक का समय, आफ्टरनून का समय, उसमें आप ऑप्शनल पेपर की पढ़ाई कर सकते हैं। और 5 के बाद जो है 5 से लेकर 6 या 7 बजे तक लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से जो दिन भर आपने पढ़ी है उसको आप बता सकते हैं। इससे भी आपको खुद का जो नॉलेज है वो एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अगर आपने कुछ बुक्स पढ़ी है और यह सोच के आप पढ़ेंगे कि हमको इसको पढ़ के और किसी अपने फ्रेंड्स को बताना है, तो उससे आपकी जो ये यादाश्त है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। और यदि सामने वाला रेडी नहीं है आपको सुनने के लिए तो भी आप यह कोशिश करें कि उसको वीडियो कॉल करके आप उसको सुनाएं कि भाई मैंने ये पढ़ा है, सो प्लीज़ लिसन। सो इस तरह से आप अपनी तैयारी को और बेटर करते जा सकते हैं।
एक आपके पास हॉस्टल में रहता था और तैयारी करता था, तो पढ़ने के बाद हर एक दो फ्रेंड्स को मैं ज़बरदस्ती उसको बैठ के बताता था कि मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा है, और क्वेश्चन हमेशा अपने दिमाग में क्रिएट करता था। आप जब भी पढ़े तो आप रिट्राइवल मेथड से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि रिट्राइवल का मतलब ये होता है कि जो भी पढ़े उसमें आप क्वेश्चंस खुद ही बनाए कि क्या क्वेश्चंस हो सकता है। तो ये रिट्राइवल एक मेथड हो सकता है जिससे कि आपको याददाश्त की क्षमता जो है बढ़ती जाएगी। अच्छा, याद करने के तरीके आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बेटर यह है कि जब भी आप पढ़ें बुक्स के साथ बिल्कुल दिल लगा के पढ़ें। अगर आपका ध्यान कहीं अलग होगा तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल ही बुक्स को अच्छे से पढ़ें, पहला। दूसरी बात है कि जब भी कोई भी कंटेंट्स आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी अगर आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंपेयर करें, दूसरे जो चैप्टर है उससे कंपेयर कर सकते हैं। उस बुक्स के बारे में जो मैंने पहले कल ही बताया था कि बुक्स के बॉटम और फॉरवर्ड ऊपर के एरिया जो होते हैं, लेफ्ट साइड के एरिया, राइट साइड के एरिया, जो बुक्स के चारों ओर जहाँ भी जगह होता है उसमें आप डायग्राम बनाइए, मैप बनाइए, और उसमें जितने भी उस पेज के इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे लिखिए। कलरफुल बनाने की कोशिश कीजिए। कई बार जो है इंडिया का मैप होता है वो बिल्कुल, उसमें अगर सपोज डेट कि आपको बताया गया है कि इंडिया का जो सपोज क्लाइमेट का क्या पोजीशन है, तो उसमें आप देखेंगे कि इक्वेटोरियल के पास से जो ऊपर की तरफ है, तो उसमें आपको यह देखना होगा कि जो पोर्शन खाली बचा हुआ है उसमें आप कुछ दूसरी चीज़ों को भी आप ड्रॉ करने की कोशिश करें। सपोज डेट कि अगर मानसून का आगमन होता है इंडिया में और फिर रिटर्न जो जाता है उसको आप डेट वाई के हिसाब से रखते हैं, लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल याद करने के बजाय आप यह देखेंगे किस तरह से मानसून जो है साउथ वेस्ट से होते हुए, केरला से होते हुए जो ऊपर की तरफ जाती है, जहाँ फिर एमपी में जाने के बाद उसके दो बनते हैं। हालांकि पहले केरला के तमिलनाडु के पास से ही आप एक ब्रांचेज जो है वो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी से होते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, और वहाँ पे दो ब्रांच बनते हैं। एक जो है वो वेस्ट बंगाल से होते हुए बिहार, झारखंड से होते हुए यूपी तक जाती है। एक जो है वो दाएं की तरफ मुड़ जाती है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, जिसमें कि मेघालय में आप देखते हैं कि चेरापूंजी मानसीराम में एक कुनुमा आकार का पहाड़ बना हुआ है, जिसमें जाके बादल यानी कि आप कहें कि जलवाष्प जो लेके गई हुई मानसून है वो उसमें फंस जाती है। जैसे टेम्परेचर कम होता है पूरा का पूरा जलवाष्प यानी कि वेपर या पानी जो है वो धरती पे आ जाता है। यानी इसी यही वजह है कि कीपनुमा कार, आपने कीप देखा होगा, इस तरह से कीप होते हैं, उसमें अगर किसी चीज़ को फंसा दिया जाए उसके बाद निकलना मुश्किल होता है, डाउन की तरफ होता है। तो इसके चलते भी वहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है मानसीराम में, फिर चेरापूंजी में, नॉर्थ ईस्ट में बारिश होती है। बिहार और यूपी के ईस्टर्न पार्ट में इतनी ज़्यादा बारिश क्यों होती है? तो यहाँ मैंने बताया कि बे ऑफ बंगाल में, बंगाल के पास दो भाग में जो डिवाइड होती है मानसून की ब्रांचेज, वो लेफ्ट साइड यानी कि वेस्ट की तरफ मुड़ती है, और जो एक ब्रांच जो मैंने बताया कि एमपी के पास दो भाग में डिवाइड होती है, वो बिल्कुल एमपी यूपी होते हुए दिल्ली के राइट साइड से होते हुए वो पहुँचती है हिमालय के नीचे से वो ईस्ट की तरफ। और जब दोनों मानसून की जो ब्रांचेज मिलती है वो उस पोर्शन में मिलती है जहाँ भारी बारिश होती है, जिसके चलते यूपी और ईस्टर्न यूपी और बिहार के क्षेत्रों में भारी बारिश होती है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर आप इसको जब पढ़ते हैं तो कहीं भी किसी भी इवन की टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ेंगे या फिर एनसीईआरटी की बुक्स, कहीं भी ब्रांचेज को बना के नहीं दिखाया गया है। वो केवल यह बता रहा है कि जून में आता है, कभी लेट आता है, कभी पहले आता है। 5 जून से लेते हुए आप देखेंगे जुलाई अगस्त तक जाती है, फिर वापस रिटर्न आती है। अगर जो आप पढ़े हैं उसको अगर आप मैप पे बताएंगे कि यहाँ से एक ब्रांच बनी है वहाँ जाती है, दूसरी ब्रांच है, और फिर जो एरिया बनता है तो आपका सह्याद्री का पूरा पर्वतमाला है, जिसके चलते ऊपर से निकल जाती है मानसूनी जो हवाएं हैं, जिसके चलते वहाँ बारिश नहीं होती है। लेकिन मानसून आता क्यों है? तो आप देखेंगे तिब्बत के पठार जो है पूरा गर्म होता है, लो प्रेशर का एरिया बनता है, जिसको भरने के लिए इक्वेटर को भी पार करके, अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो आप देखेंगे कि इक्वेटर का जो पोजीशन है, आप सबको पता है जितने भी लाइन है वो सब इमेजिनरी है, काल्पनिक रेखा बनाई गई है। तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि जो इक्वेटर है वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करता जाता है, क्योंकि उत्तर की तरफ जो है वो सूरज की पोजीशन होती है, जिसके चलते इक्वेटर की तरफ चला जाता है, और जो हवाएं साउथ ईस्ट से आती होती है वो इक्वेटर को पार करके, पार क्यों करती है? इसीलिए क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल लो प्रेशर का एरिया बनता है, जिसके चलते वहाँ पे हवाएं जाती है। उस लो प्रेशर को भरने के लिए, फिल करने के लिए जो साउथ ईस्ट से हवाएं चलती है
वो जाके वहाँ पे बारिश करवाती है। और इंडिया में पूरी तरह से बारिश जो है मानसून पे डिपेंड करता है। अल नीनो के बारे में भी आपने सुना होगा। अल नीनो में भी यह होता है कि अगर वहाँ पे 3 से 4 वर्षों में आता है, और अल नीनो जो है अगर सक्रिय हो जाता है, सक्रिय अगर होता है तो पूरी की पूरी जो हमारी मानसून है वो इंडिया में पहुंचने से पहले ही वो राइट डायरेक्शन यानी ईस्ट की तरफ मुड़ते हुए फिर से जो है अल नीनो की तरफ यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इसके आसपास साउथ ईस्ट एशियन की तरफ मुड़ जाती है, तो भारत में बारिश नहीं होती है। अगर इसको आप इस तरह से समझेंगे जो मैं बता रहा हूँ, तो आपकी जो समस्या है वो तो ऐसे ही दूर होने वाली है। और आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे कि मानसून कैसे आगे बढ़ रही है, मानसून कैसे आता है, क्या ब्रांचेज है। ज्योग्राफी की खासियत यह होती है कि ज्योग्राफी को एक बार आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ज्योग्राफी फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि बिल्कुल ज्योग्राफी इतना साइंटिफिक है कि आप पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिससे हिस्ट्री बार बार देखना पड़ता है, जो बार बार नहीं देखना पड़ता है। हाँ, टाइम टेकिंग है, आप पढ़ लेंगे, पढ़ने में थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। सब चीज़ को आप बिल्कुल मैप के माध्यम से पढ़िए। मैप के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको कहीं भी कहीं दिक्कत होने की कोई संभावना नहीं है। आप मुझे जो मैं वीडियो डालता हूँ उसमें आप जो पोस्ट आप कर सकते हैं, आपके जो क्वेश्चंस वगैरह है तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अच्छा, इंटरव्यू का पूछा जा रहा है। देखिए, इंटरव्यू के लिए मैं आपको बोलूँगा कि इंटरव्यू जो तैयारी है वो एक दिन की तैयारी नहीं है या फिर कुछ महीनों की नहीं है। ये पूरी तरह से पर्सनालिटी बेस्ड है। और जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तब से हमारे रहन सहन, हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो बैकग्राउंड है, यानी हमारी जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू होता रहता है। लेकिन हमें कितनी जो है आत्मीयता है, हम कितने लोगों से जुड़ पाते हैं, कितने हम सोशल हैं, कितने हम लॉजिक हैं, इन तमाम चीज़ों और तमाम बिंदुओं पे जो है इंटरव्यू बोर्ड रखने की कोशिश करती है। इंटरव्यू बिल्कुल ही यह नहीं है कि इंटरव्यू में आपको देखना है कि आपको कितना नॉलेज है, बल्कि अपनी पर्सनालिटी की टेस्ट होती है कि आप कितना जो है इस जॉब के लिए काबिल हैं, इस जॉब को आप सही से आप निर्वहन कर सकते हैं अपने दायित्वों का। तो अलग से इंटरव्यू को लेकर भी किस तरह से आपके ड्रेसेज होने चाहिए, किस तरह से बातें करनी चाहिए, आई कांटेक्ट बनाने का क्या तरीका हो सकता है, कोई वैसे क्वेश्चन जो आपका जिसका जवाब आप नहीं दे पाते हैं और किस तरह के प्रश्नों का जवाब को एस्केप कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि आई एम नॉट श्योर, या फिर आप नहीं जानते, आई डोंट नो। और जो क्वेश्चन का आप नहीं समझते हैं तो इंटरव्यू के लिए अलग से हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इंटरव्यू को डिटेल्स से कि बायोडाटा की तैयारी कैसे करेंगे, अपने होम डिस्ट्रिक्ट, होम स्टेट की तैयारी आप कैसे करेंगे, इन तमाम प्रश्नों का जवाब हम उस माध्यम से देंगे। आपका जो यूनिफॉर्म है वो किस तरह के होने चाहिए, कैसे आप कपड़े पहनेंगे, टाई से लेकर तमाम तरह की एक एक बिंदु जो है उसके बताएंगे। इंटरव्यू में स्माइलिंग किस तरह से होनी चाहिए। स्माइलिंग जो है, कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत घबराए होते हैं, स्माइल करते हैं तो बहुत गंदा लगता है। तो आपकी स्माइलिंग इतनी और कैसी होनी चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से स्माइल अपना कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट्स वगैरह है तो उसको लेकर हमने बताया था कि सैटरडे और संडे हम आएंगे। जो भी क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा, जो भी आपके लाइव हैं, आप उस माध्यम से अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जवाब हम आपको देते रहेंगे। और कल भी मैं फिर 3 बजे आपके सामने आने वाला हूँ। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बता पाऊँगा कि आप किस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बिल्कुल हर 10 से 15 मिनट पे हैंड वॉश करते रहिए। पानी से हैंड सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरी है वहाँ हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करिए। लेकिन अवेयरनेस जो है उसको बनाए रखिए। कोरोना को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं, ये भी क्वेश्चन अभी हमसे पूछा जा रहा है। तो कोरोना को लेकर मैं 2-3 बातें आपको बताऊँगा। कोरोना का अब कोई भी हमारे पास चारा नहीं है, क्योंकि अब इसके साथ जीने ही एकमात्र हमारे पास उपाय है। और कोरोना और दूसरे जो वायरल फीवर या फ्लू होता है, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये स्प्रेड बहुत तेज़ी के साथ करता है कोरोना, जबकि फ्लू होता है उसमें स्प्रेड इतनी फास्ट नहीं होती है। और कोरोना से ख़ास तौर पे जो गंभीर रूप से बीमार हमारे परिजन है या फिर हमारे जो लोग हैं उसमें समस्या ज़्यादा है। जैसे सपोज डैट कि अगर ट्यूबरकुलोसिस है या फिर हार्ट का प्रॉब्लम है या कैंसर है, तो वैसे लोगों को ये कोरोना के टाइम में जो है इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनके लिए थोड़ी सी थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। लेकिन जो यंग है लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि
यंग लोगों को इम्यूनिटी अच्छी होती है, और इंडिया में ख़ास तौर पे इतनी अच्छी इम्यूनिटी है कि लोगों की रिकवरी भी आप देख रहे हैं अच्छी है। मैं तो मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को 80% लोगों को ना दवाई खाने की ज़रूरत, ना हॉस्पिटल के जाने की ज़रूरत पड़ती है। 80% लोग तो वैसे ही उनको कोरोना होता है, पता भी नहीं चलता है उनको कोरोना हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन यह मान सकते हैं कि एक टेस्ट जो है अब हमारी लाइफ में जुड़ गया। जिस तरह से दूसरे हम टेस्ट करते हैं, कोरोना का भी टेस्ट हम लोगों को कराना पड़ेगा, और कोरोना के अगेंस्ट में हमारी जो एंटीबॉडी है उसकी इम्यूनिटी जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। इंडिया की खासियत यह है कि पूरी तरह से इक्वेटर के आसपास है, तो यहाँ पे पहले से भी इतने सारे वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है कि उससे इंडियन जो है वो लड़ता है। वो 1.5 होता है, तो कोरोना में 1.6 होता है, अगर 0.1% का ही अंतर होता है। लेकिन इतनी ज़्यादा अगर बन भी जाता है वैक्सीन, तो उसको अगर ट्रायल करते करते कम से कम 6 से 8 महीना, वैसे तो देखा जाए तो नॉर्मली 6 से 7 साल कम से कम लगता है वैक्सीन के बनने में। वैक्सीन के बनने में इतना साल लगता है, तो पूरी दुनिया की जो वैज्ञानिक है उसको लगे हुए हैं, बना लिया है, ट्रायल भी किया जा रहा है। ट्रायल के सक्सेस को जानने के लिए कहीं ना कहीं उसको देखना होगा कि ये वायरस से फिर वो एंटीबॉडी बन पाया या नहीं बन पाया। इसीलिए वैक्सीन के आने में भी समय लगेगा। लेकिन हमें अपने व्यवहार में अपने हमको बिहेवियर चेंज बहुत ज़रूरी हो गया। बिहेवियरल चेंज यह है कि जैसे मान लेते हैं कि अब हमें मास्क लगाना है, ये एक बिहेवियरल चेंज आ गया। हैंड शेक नहीं कर सकते हैं, नमस्कार। वैसे तो इंडिया में पहले से ही हम लोग नमस्कार कहते रहे हैं, तो पूरा वर्ल्ड अब नमस्कार को अपना लिया है। तो हम नमस्कार कर सकते हैं, 6 फीट की दूरी रखनी है। तो इसका फ़ायदा एक और हम देख रहे हैं कि जो जितना ज़्यादा सर्दी खांसी और हम लोग को फीवर हुआ करता था, अब हम लोगों ने इतना प्रिकॉशन रखा है कि हम साफ़ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, अपने फेस पे हाथ नहीं ले जा रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो सर्दी खांसी ये सब भी होना बंद हो गया है। तो कहीं ना कहीं दूसरे जो वायरल है या बैक्टीरियल जो डिजीज है उसको भी कम किया जा सकता है। तो यह हम लोग को बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा, और हमको अब कोरोना से बचने का यही एक तरीका हो सकता है। अब कोरोना का चैप्टर हम एंड करते हैं यहाँ पे, और आपके जो क्वेश्चंस वगैरह है उसमें हम फोकस करते हैं। हाँ, ऑप्शनल पेपर को चूज करने का जहाँ तक तरीका है, सबकी बहुत समस्या होती है। अब मैं अपने बारे में बताऊं कि कैसे मैं ऑप्शनल चूज किया था, थोड़ा आप इंटरेस्टिंग है इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। जब मैं 10+2 पढ़ने के बाद पटना कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, उस साल जो है इकोनॉमिक्स से कोई IAS जो है टॉपर हुए थे, तो मैंने बस इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया। नेक्स्ट ईयर जैसे ही मैंने देखा फिलॉसफी के कोई टॉप हो गए हैं, तो मैंने फिलॉसफी पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि PA से कोई टॉप किया, तो फिर मैंने PA पढ़ना शुरू किया। और फिर देखा कि मैंने हिस्ट्री से ज्योग्राफी से सेलेक्ट हुआ है टॉप, तो मैं ज्योग्राफी पढ़ने लगा। अल्टीमेटली क्या हुआ कि 3 सालों में मैंने 5-5 सब्जेक्ट पढ़े, और इसकी वजह यह रही कि कोई सही गाइडेंस का ना मिलना भी एक बहुत बड़ा कारण था। बट जुनून कहीं ना कहीं था कि IAS बनना है, और IAS के चलते ही जो है मैंने इस तरह से खूब कई सब्जेक्ट को पढ़ा। इसका फ़ायदा GS में मिला, लेकिन अगर आप इस तरह से सब्जेक्ट मेरी तरह चेंज करेंगे तो दिक्कत होगी। इसकी वजह क्या है कि बहुत सारे इसमें होंगे जो ग्रेजुएट कर गए होंगे, PG कर गए होंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट चेंज करेंगे, उनके पास समय नहीं होता। लेकिन जो कि मैं 10+2 के बाद से ही सब्जेक्ट को इस तरह से चेंज कर रहा था, तो उससे मुझे कोई समस्या नहीं हुई। फाइनली मैंने ज्योग्राफी से एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो सब्जेक्ट को चूज करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 3 आप एक रखिए इंडिकेटर्स के, 3 इंडिकेटर्स होने चाहिए। पहला है बैकग्राउंड, यानी कि पृष्ठभूमि क्या होनी चाहिए। दूसरा आप इसका इंडिकेटर से मान सकते हैं कि गाइडेंस, यानी आपके इसके लिए कोई सीनियर्स या कोई टीचर है जो आपको गाइड करेंगे। और तीसरा जो उसका है इंटरेस्ट है, रुचि। सबसे महत्वपूर्ण है रुचि। अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी रुचि है तो आप उसको लेकर ज़रूर पढ़िए, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। अब ये अगर सपोज तीनों की तीनों अगर आपकी बैकग्राउंड भी उस ऑप्शनल सब्जेक्ट है, गाइडेंस भी मिल रहा है और इंटरेस्ट भी है, अगर उसको रखते हैं तो सोने पे सुहागा। लेकिन अगर मान लेते हैं 3 में से 2 अगर आपको मैच करता है तो आप उस ऑप्शनल को ले सकते हैं। जैसे अगर आपने BSc किया है और आपको ज्योग्राफी पढ़ना हो या हिस्ट्री पढ़ना हो, अगर गाइडेंस है और इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हैं। आप मेरी बात को आप पॉइंट को आप ले रहे होंगे, मैं जो बता रहा हूँ, आप उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। लेकिन यह नहीं कि कोई लिया है तो हम भी ले लें, कोई नोट्स मिल रहा है तो ले लें, इंटरेस्ट नहीं है फिर भी हम ले लें। हर व्यक्ति का अलग अलग इंटरेस्ट का एरिया होता है। बहुत सारे इंजीनियर्स हुए हैं जिन्होंने आर्ट्स पेपर लिए, हिस्ट्री लिया है, उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया है, ज्योग्राफी लिया है, उसमें सक्सेस हुए, जबकि वो इंजीनियरिंग का पेपर या फिजिक्स या मैथ वगैरह रख सकते थे। तो आप सब्जेक्ट को चूज करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको गाइडेंस मिल रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट है कि नहीं, या
बैकग्राउंड अगर ना भी हो लेकिन 2 चीज़ें हो तो निश्चित रूप से उस ऑप्शनल पेपर को चूज करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे कि ऑप्शनल पेपर कौन सा चूज करना चाहिए, तो नॉर्मली जो है साइंस से टच लेता हुआ बिल्कुल ज्योग्राफी एक ऑप्शनल पेपर हो सकता है अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा पेपर हो सकता है, उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस एक अच्छा ऑप्शनल पेपर हो सकता है, फिलॉसफी आप रख सकते हैं, फिलॉसफी भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शनल पेपर है। और जो हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी अगर रखना चाहे तो और बहुत अच्छा हो सकता है। इवन कि जो लोकल लैंग्वेज होते हैं उस लोकल लैंग्वेज को रखने से भी आपको ज़्यादा, जैसे आप देखेंगे कि बिहार में मैथिली है या फिर आप डोगरी है, जहाँ डोगरी से लेकर संथाली अगर 4 जो सब जोड़े गए थे 8वीं अनुसूची में, तो आप उसमें से भी जो सब्जेक्ट है उसमें से चूज कर सकते हैं। कई बार टॉपर देखे गए हैं कि वो कन्नड़ में या फिर दूसरे जो लोकल लैंग्वेज उसमें पास होते रहे हैं। गुजराती जो है गुजराती में वो लिखने में अच्छा फील करते हैं, उनको लगता है कि इस लैंग्वेज में ज़्यादा नंबर लाया जा सकता है। उर्दू है, फ़ारसी है, फिर संथाल के लोग जो झारखंड के हैं संथाली जिनको आता है वो रखते हैं। तो इस तरह से आप जो है लैंग्वेज का चुनाव भी कर सकते हैं। लैंग्वेज भी एक बेटर सब्जेक्ट हो सकता है, बट आपको साहित्य में रुचि होनी चाहिए तभी आप उसको चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको मैं सभी जो डिटेल से बताऊंगा, आपके जो क्वेश्चन रिसीव हो रहे हैं उसके हिसाब से करूंगा। और एक और बात है कि कल मैं फिर 3 बजे आऊँगा, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी क्वेश्चंस वगैरह अगर आप नहीं पूछ पाए हैं तो आप मेरे जो वीडियो है उसके पोस्ट में जाके अपने क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट में आप पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दे पाऊँगा कि किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात फ्रेंड्स आप मान लीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं तो हमें बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। उसकी वजह यह होती है कि जब आप हाई लेवल पे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स देंगे तो छोटे एग्ज़ाम ऐसे ही छोटे हो जाते हैं। एक कहावत भी है कि जो तार पर से गिरता है वो खजूर पे अटकता है। अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो नहीं भी, अगर गॉड ने हमें नहीं भी दिया या आप उतने लेवल तक नहीं पहुंच पाए तो स्टेट सर्विस में आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाते हैं। मेरे साथ वाले मेरे सीनियर्स सभी के सभी जो आईएएस नहीं बन पाए, आईपीएस या यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हो पाए, वो सभी के सभी स्टेट सर्विसेज में तो आ ही गए। आज सिंगल एक भी मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है जो कि बाहर है। तो आप जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप क्यों यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों नहीं किया जाए? क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो आप बिल्कुल उसको क्रैक कर सकते हैं, आप उसमें सफल हो सकते हैं। तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करिए। दूसरी बात है, लाइफ एक बार मिली है तो बड़े जॉब के लिए मिली है। लाइफ एक बार मिली है और ऐसा अगर मान्यता को मानेंगे, कुरान को मानेंगे तो 80,000 या 80 लाख योगिनी में से एक बार मनुष्य आता है। पूरी लाइफ को अच्छा करना है, हर दिन को अगर आपको दिवाली के तौर पे मनाना है, एक सेटिस्फेक्शन जॉब का रखना है तो आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करिए। हमेशा जो है एवरेज स्टूडेंट भी इसमें सक्सेस होते हैं। सोशल मीडिया से दूर रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं स्वीट पॉइजन है। अगर मैक्सिमम टाइम अगर देखेंगे मोबाइल पे व्हाट्सअप, फेसबुक और दूसरे माध्यमों से में जुड़े रहते हैं। हाँ, अगर आपकी स्टडी को स्ट्रेंथ देता हो, सही डायरेक्शन देता हो, वैसे वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए ताकि आपको इससे फ़ायदा होता जाए। आप मेरी वीडियो को भी देख सकते हैं। मेरी तरह बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिनके वीडियोज अगर हैं तो उनको देखें। लेकिन एक बात और बोलूँगा कि वैसे लोगों की वीडियो से आप दूर रहें जिसमें कि कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बिल्कुल वो आईएएस नहीं बने, कभी उन्होंने एग्ज़ाम पीटी तक क्लियर नहीं किया, लेकिन वो गाइड किए जा रहे हैं कि किस तरह से तैयारी करनी है। तैयारी के लिए एक ही तरीका है कि आपके अंदर एक जुनून का भाव, एक अंदर से कि बिल्कुल बनना है, ड्रीम को अपने माइंड में, अपने शरीर में पूरी तरह से आपको रख लेना पड़ेगा। और साथ में आपको इस प्रिपरेशन के लिए कंटिन्यू आपको तैयारी करनी होगी। कई बार मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि यह मान के चलते हैं कि बस तैयारी करनी है। हर आईएएस आईपीएस ऑफिसर के इंटरव्यू को देखना, उनसे मिलना, उनको पता है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, लेकिन वो प्रिपरेशन नहीं करते हैं। एक बहुत खासियत है, बहुत मैंने गौर किया है कि वो प्रिपरेशन के तरीके ही सीखते रह जाते हैं पूरे समय। और ये 5 इयर्स जो प्लान होते हैं, पंचवर्षीय योजना, उससे भी आगे निकल जाते हैं। तो आप हमेशा हर एग्ज़ाम को ये समझे कि ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, लास्ट अटैम्प्ट है, यह समझ के आप
पूरी तैयारी करिए, तो उससे आपको जो है आपकी तैयारी में सहूलियत मिलेगी। और एक बार आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके मम्मी पापा जो हैं उनको भी प्राउड फील होता है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो टीचर्स रहे हैं, टीचर्स अभी प्रेजेंट में हैं, उनको अच्छा प्राउड फील होता है। और आप यह नहीं है कि बिल्कुल आराम वाली जॉब है, आराम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको हमेशा ऐसी फैसिलिटीज़ मिलेगी, लोगों से रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, जो हमेशा आपको एनर्जेटिक रखेगा। और एनर्जेटिक अगर आपको रखेगा तो आप निश्चित रूप से उसको अपने लाइफ के स्पैन को भी बढ़ा सकते हैं। आपके जॉब होने से, अच्छा जॉब होने से, उच्च मुकाम हासिल करने से माता पिता की एज जो है वो भी 10 साल तक बढ़ जाती है, क्योंकि उनको जॉब का सेटिस्फेक्शन, आपके जॉब के सेटिस्फेक्शन से उनको खुशी मिलती है। तो ये भी एक जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और उनकी पहचान आपके नाम के साथ जुड़ जाता है। अगर आज मेरे मम्मी पापा को कोई बोलते हैं तो बोलते हैं कलेक्टर साहब के जो है ये मम्मी पापा है। कल तक जब मैं छोटा था तो उनके यह बोला जाता था कि मेरे पिताजी का नाम लेके कि ये इनका बेटा है। तो एक लाइफ में एक अवसर मिला है कि अपने नाम के साथ, अपनी पहचान के साथ अपनी मम्मी पापा का पहचान जो है वो बढ़ाएं। और नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। जब एक बहुत ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर मैं जब IAS बन सकता हूँ, तो आप सभी के सभी IAS बन सकते हैं। आप सीट पे नहीं जाएं, क्योंकि आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। कभी ऐसा तो नहीं कि आपको सब सीट आप ही को चाहिए। जब 1100-1200 सीट आती है, चाहे 800 ही आती है, सब सीट तो आपको चाहिए नहीं, एक सीट चाहिए। उसमें भी अगर IAS की चाहिए तो IAS के लिए तो बहुत 150 से 180, 200 सीट तक होती है। तो एक सीट चाहिए तो आप एक सीट पर ध्यान रखिए। आपने कभी गौर किया है, अगर आप एक रोटी को फेंकते हैं तो 5 से 7 कुत्ते जो है उस पर उलझ जाते हैं। जब एक रोटी के लिए 5 से 7 कुत्ते उलझ जाते हैं, और हमारे पास तो एक तो सीट है नहीं। IAS के लिए समझे कुछ 150 से 200, IPS के लिए भी इतनी सीट है, IRS है, IRTS है, बाकी जो है 24 सर्विसेज है जहाँ की आपके लिए पूरी की पूरी संभावना है, जहाँ से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल फिर मैं आऊँगा, तब तक आप क्वेश्चंस वगैरह जितने भी है आप मुझे भेज दें ताकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद, एंड ऑल द बेस्ट, एंड कीप स्माइलिंग। हमेशा हंसते रहें, क्योंकि आपको एनर्जी जो है हंसने से मिलती है और सामने वालों को भी खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच, बाय।